पहला सवाल, एक आयताकार खंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। लिखना बंद कर दीजिए, बाद में लिखिएगा, सब सामने देखेंगे। एक आयताकार भूखंड यानी एक हमारे पास आयताकार एक, इसका क्षेत्रफल हमें 528 वर्ग मीटर है। ऐसे सवाल हमने अभी पिछले चैप्टर में किए। तो मान लेते हैं, माना भूखंड की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y। इन सवालों में और पिछले सवालों में अंतर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। दोनों सवाल एक से ही होते हैं। वहाँ पर दो समीकरणें बनती हैं, यहाँ पर एक ही समीकरण बनती है लेकिन दो घातीय। वहाँ पर दो समीकरणें बनती थी अलग अलग, लेकिन दोनों एक घातीय यानी रैखिक हुआ करती। यहाँ पर जब आप कंडीशन लगाओगे, वो कंडीशन लगाने के बाद ही आपको पता लग पाएगा। सवाल हल करते हुए आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये एक चर का सवाल है या द्विघात का सवाल है। जब आप सवाल में आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। चलिए हम देखते हैं कैसे रखना है। भाई भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 528 वर्ग मीटर। नहीं, ये तो हमने दिया है, लेकिन हम लंबाई और चौड़ाई से निकालें तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा y। लंबाई को हमने x मान लिया था और लंबाई को y मान लिया था, और इसका क्षेत्रफल कितना था? 528। तो क्षेत्रफल को हम 528 क्षेत्रफल की जगह लिख देते हैं बराबर x गुणा y, यानी x y बराबर 528 भी आप इसे लिख सकते हो समीकरण नंबर 1। ऐसे तो करते थे वहां पर भी। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, क्या दिया उसने? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी क्षेत्र की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है? तो लंबाई कितनी मानी थी? चौड़ाई कितनी मानी थी? प्लस ये x का मान समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। इसमें प्रतिस्थापन ही लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीधे सीधे x का मान दे रखा है। तो प्रतिस्थापन के x का मान उठाकर दूसरे समीकरण में रख देंगे। x का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में। कैसे रखते हैं मान? भाई मान रखने के लिए जब मान रखेंगे तो हमारे पास था क्या? x y बराबर 528 का, x की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे 2y गुणा y बराबर 528। गुणा कर लो, जब गुणा होगी तो y की y से गुणा होगी, एक हाथ जोड़ के कितनी हो जाएगी? y की 1 से गुणा होगी, इसको इधर ले आओ, 2y की घात 2 प्लस y माइनस 528 बराबर 0। कैसे समीकरण बनेंगे? द्विघात समीकरण। तो हमारा सवाल में यही था कि ये जितने भी सवाल हैं दूसरे सवाल में, उसने कह दिया है कि इन सभी सवालों में निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमने इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर, यही हमारा। इसे हल नहीं करना है इस प्रश्नावली, क्योंकि इसने ऊपर कह दिया है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये थोड़ी कहा लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, करनी है। उस स्थिति में केवल उसने ये कह दिया है दूसरे सवाल में कि द्विघात समीकरण बनाइए, बस केवल इतना कहते हैं। पहला पार्ट है द्विघात समीकरण, दूसरे पार्ट में भी द्विघात समीकरण ही बनानी है, हल नहीं करना। देखिए, दो क्रमागत संख्या कौन सी होती है? जब 3 के बाद अगली क्रमागत संख्या कौन सी आएगी? 4 के बाद 5 के बाद कैसे आ रही है? कैसे आ रही है? जब मैं 1 जोड़ रहा हूँ, पिछली में 1 जोड़ दो तो अगली संख्या आ जाती है। भाई 12 से अगली 13 इसलिए है कि 12 में 1 जोड़ोगे 13 आ जाएगा। तो यानी अगर पहली संख्या पता है तो दूसरी क्रमागत 1 जोड़ के आ जाएगी। तो दोनों संख्या मानूं या एक मानूं?
एक क्रमागत संख्या कौन सी आ जाएगी? ये अभी तो बताया है। यस सर। मुझे फायदा क्या हुआ समझाने का? अगर दो क्रमागत संख्याएं हैं और छोटी वाली क्रमागत पता है तो बड़ी वाली संख्या निकालने के लिए एक जोड़ना पड़ता है एक उसमें। जोड़ना। तो एक संख्या हमने x मान ली तो इससे अगली क्रमागत संख्या कैसे आ जाएगी? X प्लस वन। यही सवाल बोर्ड में बदल के भी आ सकता है। क्रमागत सम संख्या कह दी उसने। क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होती है? 2 4। अब आप देखो 2 के बाद कौन सी आ रही है? 4 के बाद 6 के बाद 8। हर पिछली संख्या में 2 जोड़ ले तो अगली आ रही है। तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर ये क्रमागत सम संख्या करेगा तो यहाँ पर x प्लस 2। क्रमागत विषम कह दिया तो 3 6 9 1 3 5 7 9। कितना अंतर है? कितने का अंतर? अरे 1 के बाद 3 आ रही है, 3 के बाद 5 आ रही है, 5 के बाद 7 आ रही दो है। का अंतर है सर। विषम संख्या वो संख्याएं होती है ना जो 2 से नहीं जो 2 कटती। से नहीं कटती हैं। तो एक नहीं कटेगी, 2 से 2 कट जाएगी, 3 नहीं कटेगी, 4 कट जाएगी, 5 नहीं कटेगी, 6 कट जाएगी, 7 नहीं कटेगी। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हुई? जो 2 से नहीं कटी। कौन कौन सी हुई? 1 3 5 7। मान लो 1 17 है विषम संख्या, तो अगली संख्या कौन सी होगी? अगर मान लो एक विषम संख्या 41 है, उससे अगली कितनी होगी? कैसे पता लग रहा है? 2 जोड़ देते हो। तो अगर इस सवाल में ये आता 2 क्रमागत विषम संख्या तो फिर एक संख्या x मानता और अगली संख्या आ जाती x प्लस। ये विशेष ध्यान देना, ये सवाल है भी आपके। अब क्या दिया प्रश्नानुसार? गुणनफल दिया दोनों। प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल दिया 306। वो भी कौन सी संख्याओं का? क्रमागत वो भी कितनी? 2। तो हमारे पास एक संख्या तो x थी और दूसरी x प्लस 1 बराबर 306। क्या कर दो इसके घात दे x स्क्वायर प्लस 1 x से x आ जाएगा बराबर ये 306 को ले आओ। x माइनस 306। ठीक है? यस सर। ये एक दो बच्चों को कुंभकर्ण याद आ रहा है। जमाई ले रहे हैं, बिस्तर पे गिरे पड़े। कितना खा लिया तुमने इंटरवल में? सीधे बैठो, बिल्कुल सीधा तान के। तभी कह रहा हूँ हाँ सीधे बैठिए बिल्कुल। इसे आगे बुला लो, तो कितना रहा होगा इसको उधर बैठा लो। सर आज तक भी काफी आगे बैठा, कल तो बिल्कुल लास्ट में बैठा। निकल गया बेटा, निकल गया। अरे कहाँ गायब हो गए ये? आगे आ जाओ, आगे तो ये वहाँ दिख नहीं रहा होगा। अगर सर हाई स्कूल में x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 ये क्या बन रही है? द्विघात समीकरण। अरे इसमें बैठ जाओ, निकल बैठ जल्दी से। पूरी क्लास डिस्टर्ब करना इतना समझता। चलो शर्मा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। तो सवाल ये है कि वो 26 वर्ष 5 साल पहले बड़ी थी या 26 वर्ष 10 साल बाद बड़ी है। जब उसने कुछ नहीं कहा आपसे तो आप मान के चलेंगे वर्तमान स्थिति की बात हो रही है। x मान ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात हो रही है। वर्तमान मतलब क्या होता है? आज। तो माना रोहन की आयु x वर्ष। ठीक है, अगर रोहन की आयु x वर्ष है तो रोहन की माता जी की आयु कितनी हो जाएगी? सर इसमें x ऐड हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। x प्लस 26 तो बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। और जब हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो वो वर्तमान ही मानी जाती है, आज की आयु। और साफ साफ कहा हमने रोहन की आयु उससे कितनी बड़ी है? 26। रोहन की माता जी उनसे कितनी बड़ी है? 26 बड़ी है। तो रोहन की आयु x हो गई, तो रोहन की माता जी की आयु कितनी हो गई? अब खुद ही बताएगा सवाल में क्या करना है। सवाल तो इसने दिया है,
अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जब वो 3 वर्ष बाद की बात करेगा तो आप आयु भी तो 3 वर्ष बाद निकालोगे। यस सर। ये जो आयु आपने मानी थी, ये आयु जो थी रोहन की वर्तमान आयु। इसलिए मैंने पहले वर्तमान नहीं लिखा। अब आपको ये पता लग गया कि भाई आयु भी कई सारी होती है। यस सर। 3 साल बाद की अलग होगी, 4 साल पहले की अलग होगी, वर्तमान अलग होगी। तो सर। वर्तमान मान लिया हमने। अब 3 साल बाद बताओ रोहन क्या आयु कितनी होगी? आज तुम्हारी आयु अगर 15 साल है, 3 साल बाद कितनी होगी? ठीक है। और अगर इसकी आयु आज 16 साल है, 3 साल बाद कितनी होगी? तो अगर रोहन की वर्तमान आयु आज 3 है, x वर्ष है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? ये 3 साल बाद की आयु की स्थिति आ रही है। अब माता जी की भी निकालो, कुछ गुणनफल निकालना है। वो गुणनफल कब निकालना है? आपसे 3 वर्ष पश्चात। तो अब से 3 वर्ष पश्चात की आयु भी तो निकालोगे। पहले निकालोगे रोहन की माता जी की आयु निकालोगे। हो जाएगी सर इसमें 3 जुड़ जाएगा और 3 हो जाएगा। भाई उनकी वर्तमान तो 26 थी ना। सर 3 आ रहा है x प्लस 29। और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो? प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। आयु का आयु पहले रोहन की x कितनी हो गई? x प्लस थी और माता जी की कितनी हो गई? 29 बराबर 300। तो जब भी 2 ब्रैकेट हमारे पास होती है गुणा करने के लिए, आयु लिखेंगे ब्रैकेट में, ये याद है। बच्चे बहुत समझदार हो, वो लिखते हैं x प्लस 3 ब्रैकेट में लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, वो लिख देंगे x प्लस 29। उनका समीकरण बन गया x प्लस 3x प्लस 29 और 3x प्लस 1 4x, 4x प्लस 29, x बराबर 29/4 माइनस का उत्तर आ गया। तो ब्रैकेट का खेल समझो, जब भी आप